केंद्र सरकार ने फिर दोहराया, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार। एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्यों से कार्रवाई का आग्रह। रिम्स आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को नीट प्रवेश परीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा मुफ्त कोचिंग। निदेशक का अस्पताल के गौरव को लौटाने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा का संकल्प। रामगढ़ के गोला क्षेत्र स्थित बंदा और मुरपा इलाके में हाथियों का आतंक, 3 को कुचलकर मारा, 1 व्यक्ति घायल। परिजनों को दी गई तत्काल सहायता राशि। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में एथलेटिक्स में झारखंड की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। पुरुष हॉकी और महिला फुटबॉल में रजत। तीरंदाजी और मलखंब में भी दमदार प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। सचिव ने कहा कि अफवाहों और गलत सूचनाओं की वजह से लोग अनावश्यक चिंता और घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए लोगों को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही नियमित या समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। सभी राज्यों को नियमित जनसंचार बढ़ाने को कहा गया है। श्री मित्तल ने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इधर गेल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर संजय कुमार ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहेगी। संजय कुमार, डायरेक्टर मार्केटिंग गेल। और सर, सबसे पहले तो दूरदर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। इस वक्त बहुत चल रहा है कि किस तरीके से गेल और बाकी जो कंपनीज हैं गैस को किस तरीके से देश के कोने कोने में पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सुरक्षित है, किस तरीके से आप लोग इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, सबसे ये जानना चाहेंगे। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे प्रबंध किए हैं कि जो डोमेस्टिक गैस है वो पूरी की पूरी इनको प्रायोरिटी नंबर 1 पे मिले। तो घरों में आज हमारे यहाँ पे 3000 टन गैस पर डे कंज्यूम होती है। मैं प्राकृतिक गैस की बात कर रहा हूँ। वो अगर 10 गुनी भी हो जाए तो हम इतनी गैस प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे कि वो श्रृंखला सुरक्षित है। घरों में गैस मिलती रहेगी, चाहे बाहर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे। जो सीएनजी है वो भी सुरक्षित है एकदम, क्योंकि डोमेस्टिक गैस लार्जली यूज होती है और बहुत कम एलएनजी उसमें इस्तेमाल होती है। जो इंपोर्टेड गैस है वो बहुत कम उसमें इस्तेमाल होती है। और गाड़ियों, आप देखिए आज के दिन जो है लगभग 7000 सीएनजी स्टेशन है देश में। वो बढ़ के अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल में 18,000 हो जाएंगे। जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एलएनजी के, उसमें भारतवर्ष के ही नहीं एशिया के भी सबसे बड़े ऑफ टेकर है। ऑफ टेकर कहें तो हमारा लगभग 5.58 लाख टन एलएनजी जो है सालाना हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। और साथ ही हमारी टोटल इंपोर्ट जो गेल की है वो 17 मिलियन टन, मतलब 1.7 करोड़ टन जो है सालाना होती है, जो कि पूरे देश के इंपोर्ट की लगभग 60%, 55 से 60% है। तो उस श्रृंखला में हम लोगों का जो भी इंपोर्ट जो वेस्ट एशिया से हो रहा था, जहाँ पे इस वक्त संकट छाया हुआ है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जगहों से भी और कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे कि उसका पोर्शन थोड़ा कम होता जाए, जिससे कि जो वेस्ट एशिया की जो एलएनजी है जो आज के दिन 53% है या 55% है, वो टोटल एलएनजी की 53 या 55% को घटा के 30%, 40% कर लें अगले 5 साल में। कुछ ऐसा लक्ष्य हम लोगों ने इंटरनली बनाया है, जिससे कि देश की जो आम जनता है उनको और ज़्यादा आश्वस्त रहें कि उनकी जो घर की गैस है या सीएनजी है या फर्टिलाइज़र है, यूरिया जो है वो भी गैस से बनती है, या बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा गैस की सप्लाई होती है, वो चेन सुरक्षित रहे।
एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की पूरी कोशिश है और कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि गेल के पास बहुत भारी तादाद में गैस है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार का जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने पर फोकस है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस विधेयक की विशेषताएं बताईं। कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित हो चुका है और ये विधेयक कुछ कानूनों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने का काम करता है। विधेयक में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुपात में संशोधित करने जैसे उपाय लागू करने का प्रावधान है। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है और कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। तो छोटे मोटे अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर करना है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों को तर्कसंगत करने का कहीं ना कहीं इसमें प्रयास किया गया है। 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। तो जन विश्वास विधेयक इसलिए खास हो जाता है क्योंकि व्यापार सुगमता के लिहाज से देखा जाए तो 717 प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण किया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें सुगमता है। जीवन सुगम किस प्रकार से रहे उसके लिए 67 प्रावधानों में जो है चेंजेस किए गए हैं। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता की दिशा में बेहद अहम कदम इसे माना जा रहा है। सरकार के विश्वास आधारित शासन के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में जन विश्वास विधेयक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। हजारीबाग हत्या मामले की पुलिस जांच पर कांग्रेस नेत्री पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। रांची में आज प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में कई पहलू अनछुए हैं और यह गढ़ी हुई कहानी की तरह है। अंबा प्रसाद ने सीबीआई जांच की मांग की ताकि बच्ची को न्याय मिल सके। देखिए कितना कच्चा कहानी लिखे हैं लोग। अब आते पैरा 6 पे। अब आप ही बताइए ना कि कोई राह चलते किसी को ये बोल दे कि चलो मेरी बेटी का हत्या करना है, साथ दो, तो क्या आपको लगता है कि कोई साथ देगा? हाँ, तो 24 तारीख के शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में अचानक रश्मि देवी उसकी छोटी बेटी का हत्या कराने के लिए भीमराव के पास जाती है और बोलती है कि हमको इसका बलि चढ़ाना है, आप साथ चलिए। और वो राजी भी हो जाता है और साथ में चला जाता है भक्ताइन के घर। कहां से लाते हैं ऐसा वाहियात कहानी? रांची रिम्स आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को नीट प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराएगा। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने डीडी झारखंड से खास बातचीत में रिम्स के गौरव को लौटाने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा का संकल्प दोहराया। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए रिम्स ने कई नई पहल की है। हमारे साथ रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जी हैं। सर, किस तरीके से पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कई नए जो नवाचार है उसको भी बढ़ावा दिया है और कई नई पहलों को ताकि मरीजों को सहूलियत हो? देखिए, आप जानते हैं कि जब हमने टेक ओवर किया था तो रिम्स में बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे हमने उनको समझा। चीज़ें फाइलों पे पहले सरकारी तंत्र में सही होती हैं, फिर धीरे धीरे सरफेस पे दिखाई पड़ती। सबसे बड़ा चेंज जो पेशेंट के लिए था वो ये था कि डॉक्टर्स 5 बजे तक, अभी आपको आज भी सारे डॉक्टर्स ओपीडी में मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारी मशीनें, उपकरण जो है या तो नहीं थे या वो ख़राब हो चुके थे, वो अपनी लाइफ जी चुके थे। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जितना भी हमको टाइम मिला है, करीब 48 डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट हमने या तो नया खरीद लिया है या जो रिपेयर लायक था उसको रिपेयर किया गया है और उसमें बहुत वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स थे। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एनुअल मेंटेनेंस जो होता है वो हो ही नहीं रहा था संस्थान में। उसकी सेल बनाई, इस वजह से 2 अल्ट्रासाउंड पे 1-2 एक्सरे मशीन पे पूरा रिम्स चल रहा था।
तो आप समझ सकते हैं कि जब मशीनें ही नहीं होंगी तो इन्वेस्टिगेशन बाहर जाएगा। वो एक सिंडिकेट पूरा काम कर रहा था और बहुत लोग उसमें मतलब इन्वॉल्व थे, पूरा सिंडिकेट चल रहा था। इधर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और उधर मरीज लेके दूसरा आदमी चला गया बाहर लेबोरेटरी में। हमने जो है सारा इक्विपमेंट रिन्यू किया, सेंट्रल लैब बनाई, MRI लगाया, रेडियोथेरेपी की सारी मशीनें परचेज पे हैं। नहीं तो कैंसर का इलाज हो तो रहा था, लेकिन जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था और जितना इक्विपमेंट होना चाहिए था या तो पुराना हो गया था, वो लगाने जा रहे हैं। पूरा 7 साल से बजट आया पड़ा हुआ था भारत सरकार से और यूज़ नहीं हो रहा था। फिर वो बजट लैप्स हो रहा था, उसमें तमाम सारी कानूनी प्रक्रियाएं थी, वो पूरी करके अब L1 हो चुका है, केवल ऑर्डर देना है। अभी भी वो ऑर्डर हो चुका होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पैसा था और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का था, तो वो लैप्स हो गया था। उसको रिवाइव करने के लिए अभी फाइल्स चल रही, जैसे ही हो जाएगा सारे ऑर्डर हो जाएंगे, मशीनें मॉडर्न आ जाएंगी। और हाँ, ये मैं बताता चलूँ, इस समय सारी की सारी टीम हमारी कोऑपरेटिव है। ACS भी बहुत प्रोएक्टिव हैं और हमारे मिनिस्टर तो ध्यान दे ही रहे हैं इन सब चीज़ों पे, और वो डेवलपमेंट के कामों में कभी मुझे नहीं लगता है कि बाधक बने। ये तमाम तरह की चीज़ों के बीच लेकिन अभी भी रिम्स पर चूंकि मरीज का दबाव बहुत ज़्यादा है, राजधानी पूरे झारखंड के लोगों का उम्मीद का किरण यहीं से निकलता है, तो वैसे में क्या कुछ, क्योंकि अभी भी मरीज का जो लोड है, अभी भी मरीज यहाँ बरामदे पे पाए जाते हैं, तो इसको दूर करने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, मरीजों के लोड के तो 2 कारण है। एक तो कारण ये, हमने डेटा निकलवाया था, तो 3 महीने का डेटा जब निकाला गया तो 60% मरीज जो है, 60% से ज़्यादा ही मरीज 5 से 9 के बीच में ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो रिफ़र कर देते हैं। उस पर हमने थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश की, उसमें गवर्निंग बॉडी में भी इशू डिस्कस किया और गवर्निंग बॉडी ने कहा कि कारपोरेट के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको आप बुलाइए, उनके साथ मीटिंग करिए। मीटिंग किया तो कुछ लोग आए भी उसमें, अभी ज़्यादा हमने नहीं बड़े पैमाने पे नहीं डिस्कस किया है। हमने एक SOP बनाई है। तो एक तो ये है कि अभी कहीं डिबेट भी हो रहा था, तो हमने उसमें कहा कि रिम्स मरीजों को डंप करने की जगह नहीं है कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। दुनिया भर में जो सर्जन ऑपरेशन करता है, अगर उसके यहाँ से ऑपरेशन खराब होता है तो वही ट्रीट करता है या उसका बॉस ट्रीट करता है, जो भी यूनिट होती है। यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन हो गया, पैसा खर्च हो गया, फिर जब वो मरीज सीरियस हो गया यहाँ रिफ़र कर दिया। यहाँ तक कि ब्रेन डेड पेशेंट यहाँ रिफ़र हो जाते हैं। 30-30, 40-40 डेथ समरी, तो रिम्स केवल डेथ समरी बनाने के लिए तो नहीं है। तो एक तो SOP बना के हम अंकुश लगाने का है कि रिफरल हों, मैं मना नहीं करता हूँ, रिफरल होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, सुपर स्पेशलिटी और टर्सरी केयर सेंटर है तो रिफरल होंगे, लेकिन वो लॉजिकल हों, जुडिशियस हों, प्रॉपर स्टेबलाइजेशन के साथ हों, प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ हों, अगर सीरियस पेशेंट्स हों। हम इतना ही चाहते हैं। एक और मानव का चेहरा यहाँ पर देखने को मिलता है, मानवता की आपने मिसाल ये कि ये एक खबरें आ रही हैं कि रिम्स, वैसे गरीब बच्चे जो हैं, जो चाहते हैं कि एस्पायरेंट हैं कि वो डॉक्टर बने, तो नीट की तैयारी में भी आप उन लोगों को मदद करेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, बड़ी ईमानदारी की बात है। ये ऑब्जेक्टिव मेरा नहीं था, ये ऑनरेबल मिनिस्टर और ACS का एजेंडा था, गवर्निंग बॉडी में अप्रूव हुआ। क्योंकि देखिए, रिम्स इतना बिजी संस्था है कि ये एक टास्क लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि स्टेट पुअर है, इसलिए हम लोगों ने गवर्निंग बॉडी में ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई कुछ बच्चे हम एग्ज़ाम के थ्रू लेंगे, और जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं या जो पढ़ाना चाहेंगे, उनको हम इंसेंटिव देंगे और वो 1-1, 2-2 घंटे पढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ गरीब बच्चों को मौका मिलेगा, और ये स्टेट भी है, पुअर स्टेट है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक आखिरी सवाल सर, चूँकि रिम्स के अपने चेहरा, तस्वीर और जो एक इमेज था उसको आपने तोड़ने की कोशिश की है, लगातार आप भी मेहनत करते हैं, और आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपके जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका भी बहुत आपको मदद मिलता है। आने वाले दिनों में रिम्स किस तरीके से जो लाइफ लाइन है वो और मजबूत होगा? देखिए, अभी मेरे 11-12 महीने बचे हुए हैं, और मैं समझता हूँ 11 महीने में मैं इसको, जो इसकी ग्लोरी खो गई थी, मैं पूरी जान लगा के इसको वापस ग्लोरी, वही जो नेशनल लेवल पे एक RMCH की जो रेपुटेशन थी, वो दोबारा से रिम्स की इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। ये जो सीरियस मरीज इधर उधर रिफ़र हो जाते हैं, और कभी कभी जब मुझे खबर मिलती है, मैं खुद ऐसे इंस्टीट्यूट से आया हूँ जहाँ रिम्स के पेशेंट रिफ़र होते थे SGPGI से। आज न्यूरो सर्जरी के पेशेंट तो रिफ़र नहीं होते, कितने भी डिफ़िकल्ट हो, मैं कहता हूँ लगाओ उनको। कई बार तो ऐसा हुआ है कि इक्विपमेंट नहीं था और पेशेंट वेट कर सकता था, हमने कहा इसको वेट कराओ, पहले इक्विपमेंट खरीदो उसके बाद लगाओ।
तो मैं समझता हूँ, और आप लोगों का डीडी न्यूज़ का ख़ास तौर से, दूसरे कई मीडिया जो हैं, प्रिंट मीडिया भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं इसके लिए मीडिया को भी आभार देता हूँ, क्योंकि जब तक सभी का सहयोग नहीं होता, मैं समझता हूँ इतना बड़ा पहाड़ टूट नहीं सकता था। और मैं ये सेंटेंस जब कह रहा हूँ तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे। तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है और लगातार उसमें प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार लगे हुए हैं और रिम्स की जो एक ग्लोरी खो गई थी, निश्चित तौर पर वो चमक वापस आएगी और वो चमक और वो चेहरे की मुस्कान डॉक्टर राजकुमार जी की ये साफ तौर पर बता भी रही है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के मोराबादी मैदान में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। इस मेले में पारंपरिकता और आधुनिकता का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है। रांची का मोराबादी मैदान एक बार फिर गुलजार हो गया है। इसे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर ने आकर्षक बनाया है। यहाँ हस्तकरघा उद्योग की झलक साफ देखने को मिल रही है। गोड्डा के भगैया के शिल्पकारों ने शिल्प की साड़ियों के स्टॉल लगाए हैं, जिनमें मधुबनी पेंटिंग की झलक दिख रही है। आजीविका स्वयं सहायता समूह भगैया से हम हैं और मेरे यहाँ महिलाएं लोग मधुबनी हैंड पेंटिंग की काम सीख के और अपने घरों पे सारे लोग काम कर रहे हैं। इस मेले में स्थानीय महिला उद्यमियों ने भी कई स्टॉल्स लगाए हैं। उद्यमी सुचित्रा चापड़िया ने कहा कि वे विभिन्न मेलों में बुटीक की कलाकृतियों का प्रदर्शन करती हैं। वहीं निशा भारती श्रीवास्तव ने महिलाओं से खाली समय का सदुपयोग कर व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने की अपील की। हैंडलूम की साड़ियाँ है जो बेसिकली गांव में लोग बनाते हैं, अपना वीवर्स जो है डायरेक्ट मैं उनसे साड़ियाँ लाती हूँ। तो बाजार में जो दुकानों में जो साड़ियाँ मिलती हैं उनसे काफ़ी कम कीमत पे हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। ये काम करके तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इस फील्ड में मेरा कम से कम 4.5 साल हो गया है और अच्छे कस्टमर भी बने। मोराबादी में जब भी लगता है मेला तो अच्छे कस्टमर भी आते हैं, तो मेरे अच्छे कस्टमर बन भी गए हैं और ये काम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेले में लगे स्टॉल्स में आधुनिक फैशन की झलक भी दिख रही है। कोलकाता से आई महिला उद्यमी शिखा दासगुप्ता ने बताया कि उनके स्टॉल में डेनिम जींस से बने विभिन्न तरह के आकर्षक पोशाक उपलब्ध हैं, जो वर्तमान समय में युवाओं के बीच चलन में है। हमारे पास जो है ना वो डेनिम कलेक्शन है। डेनिम का कुर्ती है और डेनिम का शॉर्ट टॉप है, ड्रेस है, उधर ये जो है कोट सेट है, डंगड़ी है, बहुत सारा है। वो सॉफ्ट डेनिम है, वो हेवी वाला डेनिम नहीं है, जो हर सीजन में पूरा साल भर यूज कर सकते हैं। ये ट्रेड फेयर स्थानीय कारीगरों और महिला उद्यमियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करा रहा है। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। नौकरी की तलाश में भटकने वाले दौर से निकलकर अब भारत का युवा रोजगार देने वाला बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत की इसी नई तस्वीर को झारखंड के सरायकेला खरसावां में एक युवक ने हकीकत में बदल दिया है। एक समय था जब युवाओं का सपना सिर्फ सरकारी या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाना होता था, लेकिन आज स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने इस सोच को बदल दिया है। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर निवासी प्रताप मौर्य इसी बदलाव की मिसाल है। इसके उद्देश्य एक्चुअल शुरू से ही मेरा रहा कि आप एजुकेशन कितना भी लीजिए, पढ़िए, ये कीजिए। आजकल लोग जॉब के पीछे भागते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एजुकेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए और कुछ अपना कीजिए ताकि आप 4 लोग को जॉब प्रोवाइड कर सकें। ये मेरे शुरू में था और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये था कि लोकल पर वोकल का। प्रताप मौर्य ने अपनी पत्नी जयश्री के साथ मिलकर इको फ्रेंडली फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से लोन लेकर करीब 1 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और अत्याधुनिक मशीनों के साथ उत्पादन शुरू हुआ। आज वे सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको हम रोजगार दे रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र के जो नवयुवक हैं जो इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको हम काम दे रहे हैं। काम नहीं मिल रहा था, जो मेरा घर का बगल में काम मिल रहा तो हम कर रहे हैं, बहुत दौड़ रहे थे काम करने के लिए तो नहीं मिला। लेकिन सर भी अच्छा ही है, मैडम भी अच्छा ही है, काम मिल गया मेरा घर का सामने हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो अभी काम कर रहे हैं। यहीं पे स्लीपर बेल्ट जितना भी जूता होता वगैरह बन रहा है। तो अभी हम यहीं पे मशीन यूज कर रहे हैं और यहीं पे ही काम कर रहे हैं।
सरायकेला की ये सफलता पूरे देश के युवाओं के लिए एक संदेश है। अब वक्त नौकरी मांगने का नहीं बल्कि नौकरी देने का है। यही है नए भारत की पहचान। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर सरायकेला खरसावां से आत्मनिर्भर भारत की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। प्रताप मौर्य ने मल्टीनेशनल कंपनी की लाखों की नौकरी छोड़ अपने शहर में फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत बैंक लोन लेकर करीब 1 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। आज यहां से 5 से 7 स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और 150 रुपए से शुरू होने वाले प्रीमियम फुटवेयर तैयार किए जा रहे हैं। यह कहानी बताती है कि आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। मैं अनूप मिश्रा, डीडी न्यूज, सरायकेला खरसावां। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दुनिया भर में याद किया जा रहा है। रांची में इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष आराधना हुई और क्रूस रास्ता का आयोजन हुआ। राजधानी रांची के गिरजाघरों में आज का सवेरा गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ हुआ। गुड फ्राइडे की इस पवित्र अवसर पर रांची धर्म प्रांत के फादर आनंद डेविड ने बताया कि ये दिन केवल शोक का नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन का है। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर संसार को क्षमा और त्याग का जो संदेश दिया वो आज भी प्रासंगिक है। आज हम सबों के लिए एक पवित्र दिन है, गुड फ्राइडे, अर्थात ये पवित्र शुक्रवार है और इसलिए आज हम पूरा दिन प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं ताकि हम उस यीशु ख्रिस्त के दुख में पूर्ण रूप में सम्मिलित हो जाएंगे। आज ईसाइयों के 40 दिनों के चालीसा काल या लेंट का समापन हो रहा है। आज के दिन मसीही समुदाय के लोग उपवास रखते हैं और प्रभु ईसा के उन अंतिम क्षणों को याद करते हैं जब उन्हें कांटों का ताज पहनाकर क्रूस पर चढ़ाया गया था। रांची की सड़कों और चर्च परिसरों में क्रूस रास्ता की यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया। ईसा मसीह की सर्वोच्च बलिदान ने मानव जाति के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। उनके प्रेम और क्षमा की शक्ति ने ही इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे बना दिया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रामगढ़ के गोला क्षेत्र स्थित बंदा और मुरपा इलाके में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। इस दौरान 2 अलग-अलग घटनाओं में हाथियों ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथियों के हमले में घायल हुआ है जो इलाजरत है। वन विभाग द्वारा परिजनों को 25,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि दी गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी मुआवजा दिया जाएगा। स्थानीय लोग घटना से दहशत में हैं। बंदा पंचायत के अंतर्गत आज हाथियों के झुंड के द्वारा कुचला गया। उसमें 3 परिवार के 3 व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। एक खुद हमारा ही पंचायत का मुरपा गांव के हमारे अपने ही गोतिया परिवार से है। उसको भी महुआ चुनने के लिए गया था रात में, लेकिन इस क्षेत्र में हाथी का विचलन अभी नहीं हो रहा था, लेकिन आज अचानक है सो हाथी का एक क्षेत्र में विचलन हुआ और उसको भी वहां पर कुचल को मार दिया गया। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आज आखिरी दिन है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के प्रतिभागियों ने दमदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। एथलेटिक्स में झारखंड की महिला टीम ओवरऑल विजेता बनी। पुरुष टीम उप विजेता रही। महिला फुटबॉल टीम ने रजत पर कब्जा जमाया। हॉकी पुरुष टीम ने भी रजत पदक जीता। मलखंब और तीरंदाजी में भी झारखंडी खिलाड़ियों ने दम दिखाया। राज्य के कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 और 6 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र
ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे बाद तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। ये फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सिफारिश पर लिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक NCERT को एक विशेष श्रेणी के तहत ये दर्जा दिया गया है। इसके तहत NCERT के 6 प्रमुख संस्थान भी शामिल होंगे, जिसमें अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और भोपाल का पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शामिल है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा और शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता को और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। तो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार की बात कही जा रही है। NCERT अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। नौसेना ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत INS तारागिरी को अपने बेड़े में शामिल किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के लक्ष्य के लिए समुद्री शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहाँ तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है, तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। साथियों, यदि मैं INS तारागिरी की बात करूं, तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है, जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने फिर दोहराया, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार। LPG और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोकने के लिए राज्यों से कार्रवाई का आग्रह। रिम्स आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को नीट प्रवेश परीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा मुफ्त कोचिंग। निदेशक का अस्पताल के गौरव को लौटाने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा का संकल्प। रामगढ़ के गोला क्षेत्र स्थित बंदा और मुरपा इलाके में हाथियों का आतंक, 3 को कुचलकर मारा, 1 व्यक्ति घायल, परिजनों को दी गई तत्काल सहायता राशि। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में एथलेटिक्स में झारखंड की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। पुरुष हॉकी और महिला फुटबॉल में रजत, तीरंदाजी और मलखंब में भी दमदार प्रदर्शन।